सो हेलो गाइस, स्वागत है सबका फिर से मैं एक न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारे इस वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन, 18+ मोमेंट है और वायलेंस भी बहुत है, ठीक है। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। और अगर आप लोग बच्चे हो, 18+ नहीं हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना, ठीक है। और आज की वीडियो थोड़ी खतरनाक है एंड इस वीडियो में कोई है ऐसा हीरो जो तुम लोग पहचान लोगे, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे डॉक्टर अनिकेत, आप रात भर मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे थे? अनन्या डॉक्टर अनिकेत को देखकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है कि हम अकेले में बात कर सकते हैं? डॉक्टर अनिकेत अनन्या को देखते हुए कहता है, देखिए डॉक्टर अनिकेत, अगर आप फिर से मुझे प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो सॉरी, मेरा जवाब ना है। अनन्या डॉक्टर अनिकेत को साफ मना करते हुए कहती है, नहीं, एक्चुअली मुझे उस पत्थर के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। अनिकेत की इस बात को सुनने के बाद अनन्या एक पल अनिकेत को देखते रहती है। ठीक है, मेरे केबिन में चलो, क्योंकि वैसे भी हमारा सीक्रेट लेबोरेटरी अभी बंद होगा। अनन्या अनिकेत को लेकर सीधे अपने केबिन में चली जाती है, जहाँ पर अनन्या अपने सीट पर बैठती है और अनिकेत को देखने लगती है। तो बताओ, आखिर क्या हुआ था उस टाइम? क्योंकि जहाँ तक मैंने तुम्हें देखा था, तुम उस टाइम झूठ बोल रहे थे, है ना? अनन्या अनिकेत को देखते हुए कहती है, तुम बहुत होशियार हो अनन्या। असल में अनिकेत इतना कहते ही अपने हाथों को नीचे से टेबल के नीचे से थोड़ा बहुत हिलाता है, जिसके कारण अनिकेत के हाथ से छोटी छोटी रोशनियां निकलकर सीधे अनन्या की तरफ बढ़ने लगती है। अनन्या इससे पहले कि कुछ भी रिएक्ट कर पाती, उस छोटी छोटी रोशनियों ने जाकर अनन्या को अच्छे से ब्लॉक कर दिया था, और यहाँ तक कि अनन्या के मुंह तक को बंद कर दिया था। अनन्या से पहले कि और भी कुछ रिएक्ट कर पाती, अनिकेत ठीक उसके सामने था, और अनन्या के दोनों कंधे को पकड़ने के बाद अनिकेत उसकी तरफ देखता है। तभी अनन्या अनिकेत की आंखों को देखती है, जहाँ पर उसकी आंखों में कुछ था ही नहीं, वो पूरे के पूरे सफ़ेद थे। तभी डॉक्टर अनिकेत की आंखें चमकती हैं और उसमें से गोल्डन लाइट निकल कर सीधे डॉक्टर अनन्या के आंखों के अंदर जाने लगती है। डॉक्टर अनन्या इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन तभी डॉक्टर अनिकेत के सर पे कोई जोर का डंडा मारता है और उसके सर को नीचे ज़मीन पे गिरा देता है, जिससे इस वक्त डॉक्टर अनिकेत कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वो जो भी आदमी था जल्दी से डॉक्टर अनिकेत के पूरे सर को कपड़े से रैप कर देता है और उसके हाथ पाँव को बांध के एक चेयर पे बैठा देता है। उसके बाद वो आदमी जाकर अनन्या को फ्री करता है। अनन्या, क्या तुम ठीक हो? इस वक्त अनन्या के सामने जो खड़ा था वो असल का डॉक्टर अनिकेत था। उसके बाद अनन्या डॉक्टर अनिकेत और दूसरे अनिकेत को भी देखती है और उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखो अनन्या, तुम्हें समझाना मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं है। बस इतना समझ लो कि जब मैं उस ग्लास ट्यूब के अंदर था जहाँ पर ये दिव्य पत्थर रखा हुआ था, और जब ये चमका था, उसके बाद तुम लोगों ने तो ग्लास ट्यूब को अच्छे से बंद कर दिया था, लेकिन ये पत्थर मेरे पास आकर मुझे बेहोश कर मेरा ही रूप लेकर बाहर आ गया था और तुम सबको धोखा दे रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर संजीव के अलावा मेरे पास भी वहाँ से बाहर निकलने का एक्सेस था, वरना जब मैं होश में आया तब तो मुझे बाहर निकलने में कम से कम 2 से 3 दिन लग ही जाते। तो अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर अनन्या डॉक्टर अनिकेत को देखते हुए कहती है, हमें तो पहले लेबोरेटरी जाना होगा, वहाँ पर डॉक्टर संजीव से मिलकर हमें इसके बारे में बताना होगा। अगर हमें ज़रा सी भी देरी हुई तो शायद ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। डॉक्टर अनिकेत उस पत्थर से बने हुए अनिकेत को देखते हुए कहता है, कुछ भी कर लो, तुम लोग मुझे नहीं रोक पाओगे। उसके बाद वो दिव्य पत्थर तेजी से अपने हाथ पांव को हिलाने लगता है, जिससे उसके हाथ पांव की रस्सियाँ धीरे धीरे खुलने लगती है। डॉक्टर अनिकेत और डॉक्टर अनन्या जल्दी से जाकर उसके रस्सियों को फिर से टाइट करते हैं और उससे अच्छे से बांध देते हैं। देखो अनन्या, अभी ये नहीं खुलने वाला है बहुत देर तक, तो हमें जल्दी से लेबोरेटरी जाना होगा और बेस पे जाकर सबको बताना होगा कि ये यहाँ पर है। हम अपनी पूरी फोर्स टीम को यहाँ लेके आएंगे ताकि वो इसे लेकर वापस सही सलामत ले जाए, वरना अगर ये फ्री होकर बाहर घूमता रहा तो हो सकता है कि। उसके बाद डॉक्टर अनिकेत बोलते बोलते रुक जाते हैं और फिर डॉक्टर अनन्या और अनिकेत अपने लैब से निकल जाते हैं और सीधा बेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन डॉक्टर संजीव का फ़ोन ऑफ आ रहा था, जिसके कारण अनिकेत और अनन्या को डायरेक्ट उनके घर जाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ शौर्य, जो इस वक्त एक बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुलती हैं और इस वक्त उसकी आंखों के सामने
एक सुंदर सी लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी और उसी के बगल में साक्षी मैम भी बैठी हुई थी। वैसे डॉक्टर प्रीति, ये शौर्य कब तक ठीक हो जाएगा? साक्षी मैम डॉक्टर प्रीति से पूछती है। कह नहीं सकते हैं, वैसे अभी तो ये होश में आ रहा है और ये वापस कब पहले जैसा हो पाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके चोटें थोड़ी गहरी हैं और ये चोटें इसके सर पे लगी हैं, इसलिए इसे थोड़ा आराम मिले तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैंने सुना है साक्षी मैम, आपने शौर्य को बहुत बड़ा होमवर्क दिया था, वो भी एक दिन में पूरा करने के लिए, और क्योंकि शौर्य थोड़ा बीमार था तो उसके लिए उसे एक दिन तो एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, है ना? डॉक्टर प्रीति साक्षी मैम को देखते हुए कहती है, ठीक है ले लो एक और दिन। शौर्य, मैं जानती हूँ तुम उठे हुए हो, नाटक मत करो। साक्षी मैम गुस्से में शौर्य की तरफ देखते हुए कहती है। उसके बाद शौर्य धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और साक्षी मैम और डॉक्टर प्रीति को देखने लगता है। सॉरी मैम, वो इससे पहले कि शौर्य आगे भी कुछ कह पाता, साक्षी मैम उसे चुप रहने का इशारा करती है। चुपचाप रहो, समझे? तुम जैसे बच्चों की वजह से मुझे बाबा प्रिंसिपल को जाके जवाब देना पड़ता है, और तुम्हारी लड़ाई इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई कि तुम्हें इतनी ज़्यादा चोटें आ गई? अगर तुम टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या हो सकता था, और ऐसे में हमारे स्कूल का नाम तुम खराब कर देते। चलो अब क्योंकि तुम ठीक हो इसलिए अच्छा यही होगा कि जल्दी से अपने घर जाओ और होमवर्क पूरा करके आना। साक्षी मैम इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शौर्य रिलैक्स होकर अपने बिस्तर पर दोबारा लेटता है। पता नहीं इस टीचर को मुझसे परेशानी क्या है। शौर्य अपने में ही बड़बड़ाता है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि साक्षी मैम तुम्हें देखने आई थी, वो बस ये देखने आई थी कि तुम जिंदा हो या नहीं, और क्योंकि तुम जिंदा हो तो उसका काम आसान हो गया, क्योंकि वो प्रिंसिपल को जाके यही कहेगी कि शौर्य और उन बच्चों के बीच छोटी मोटी फाइट हुई है। डॉक्टर साक्षी शौर्य को देखती है और फिर हंसते हुए उसे कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है मैं जिंदा हूँ या मर गया, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और तो और उसने जो होमवर्क मुझे दिया है उसके मुझे एक और दिन मिला तो है, लेकिन मैं उस होमवर्क को पूरा करूँ कैसे? शौर्य डॉक्टर साक्षी को देखते हुए कहता है, देखो ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी नहीं। वैसे तुम अपनी बहन की मदद क्यों नहीं ले लेते, वो भी तो एक डॉक्टर है ना। शौर्य जैसे ही ये बात सुनता है वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है और अपने बिस्तर पर जल्दी से बैठ जाता है। आपको कैसे पता कि मेरी बहन? इससे पहले कि शौर्य इससे आगे कुछ कह पाता, डॉक्टर साक्षी उसके मुंह पर हाथ रख देती है। देखो तुम्हारी बहन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। वैसे भी तुम कभी इतने घायल नहीं हुए थे कि तुम सीधे यहाँ आ जाओ, इसलिए हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं। और क्योंकि तुम पहली बार कल यहाँ आए और मैं भी तुम्हें देख के शॉक्ड रह गई थी, वो भी इतनी बुरी हालत में तुम जब यहाँ आए थे, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हारा इलाज जल्दी कर पाऊँगी। वैसे तुम करीब एक दिन से बेहोश हो। चलो श्योर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है। सुबह के 12 बज रहे हैं, और तो और तुम्हें अपनी बहन की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आधा दिन बीत चुका है और आधे दिन में मुझे नहीं लगता कि तुम पूरे शहर घूमकर अपनी रिसर्च को इकट्ठा कर पाओगे। और रात में तो रिसर्च इकट्ठा करने से रहे, क्योंकि रात में तो तुम जंगल की तरफ नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहाँ पर म्यूटेंट मॉन्स्टर्स आ जाएंगे और तुम्हें, इसलिए मैं यही सुझाव दे सकती हूँ कि जाओ और अपनी बहन की मदद लो, बस। वैसे श्योर, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे कहने के बावजूद तुम अपनी बहन की मदद नहीं लोगे, इसलिए ही मैंने तुम्हारी बहन को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम किस मुसीबत में हो, और उसने तुम्हारे प्रोजेक्ट को तैयार करके रखा है। तुम चाहो तो उसके लैब में जाकर वो ले सकते हो। और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन ने तुम्हें अपने लैब का एक्सेस दे रखा है, जो कि वो किसी को भी नहीं देती है। डॉक्टर प्रीति के बात को सुनने के बाद भी श्योर अपनी जगह पर बैठा रहता है और अपने सर को थोड़ा उदास करके नीचे देखने लगता है। क्या हुआ श्योर, क्या तुम अब भी अपनी बहन के पास नहीं जाना चाहते? बस सोच लो, अगर तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट मिल गया और तुमने उसे सबमिट कर दिया तो सोचो तुम्हारी क्लास का क्या रिएक्शन होगा। तुम्हारे क्लास में तो तुम्हारी बेइज्जती हुई थी, है ना? तुम्हें अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लेना है। तुम ये काम करके दिखाओगे तो पूरी क्लास शॉक्ड हो जाएगी, सोचो। डॉक्टर प्रीति शौर्य को भड़काने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाबी हो जाती है। शौर्य की आंखें चमकने लगती हैं और वो उसके बाद शौर्य साक्षी मैम को जाते हुए देखता है और उसकी आंखों में एक आग दिख रही थी, बदले की आग। ठीक है, शुक्रिया प्रीति, डॉक्टर प्रीति। वैसे मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाया था, सॉरी, थैंक यू। शौर्य जल्दी जल्दी अपने बैग को उठाता है और अपने कपड़ों को पहनता है, और फिर डॉक्टर को जैसे तैसे थैंक यू बोलने के बाद वो वहाँ से हड़बड़ाहट में निकल जाता है। बदले में डॉक्टर प्रीति भी उसे बाय कहती है और उसे हंसते हुए देखती रहती है। अजीब लड़का है।
डॉक्टर प्रीति बस इतना ही कहती है और फिर शौर्य उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। शौर्य सीधे अपने बहन के हॉस्पिटल में जाता है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर वो जैसे ही खड़ा होता है, शौर्य यकीन नहीं हो रहा है तुम अपनी बहन से मिलने आए हो, वैसे तुम्हारी बहन बाहर गई हुई है, तुम चाहो तो यहीं वेट करो। उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उठ के जाता है और उसकी बहन को कॉल लगाने लगता है, लेकिन उसकी बहन को कॉल जा ही नहीं रहा था, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ गया था। पता नहीं सुबह से ये मोबाइल नेटवर्क जाम क्यों है, वो भी सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के बाहर आते ही तो नेटवर्क सही हो जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, जिसके कारण वो सीधे हॉस्पिटल से बाहर चला गया था। दूसरी तरफ शौर्य करीब आधे घंटे तक वेट करता है, जहाँ पर उस रिसेप्शनिस्ट का भी कोई अता पता नहीं था और ना ही उसकी बहन का। वैसे वो प्रोजेक्ट मेरी बहन के लैब में रखा है और मेरी बहन ने मुझे लैब का एक्सेस दे रखा है, तो मैं तो जा सकता हूँ ना। शौर्य इतना कहकर अपनी जगह से उठता है और सीधे अपनी बहन के लैब में चला जाता है। अपनी बहन के लैब में पहुंचने के बाद वो एक अजीब से की कार्ड को निकालता है और फिर दरवाजे पे उसे स्वाइप कर देता है, जिससे सामने का दरवाज़ा खुल जाता है। और शौर्य के सामने जो नज़ारा था उसे देखकर वो थोड़ा बहुत हैरान होता है कि उसके सामने एक आदमी अच्छे से बांधा हुआ था। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, वो आदमी शौर्य की तरफ अपनी मुंडी घुमाता है। कौन? वो आदमी बस शौर्य से इतना ही कहता है, ओ माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं अपनी बहन से मिलने आया था, वो बाहर गई हैं, मैं अपना प्रोजेक्ट लेने यहाँ आया हूँ। शौर्य उस आदमी को देखते हुए कहता है, ओह तुम, मेरा नाम डॉक्टर अनिकेत है। एक्चुअली मैं तुम्हारी बहन के पास एक इलाज के लिए आया था, और क्योंकि वो इलाज थोड़ा दर्दनाक था तो उसने मुझे बांध दिया। वैसे तुम्हारी बहन थोड़ी अजीब तो है, लेकिन क्या तुम मेरे सर को खोल सकते हो कम से कम? उस आदमी के बात को सुनने के बाद शौर्य शॉक रह जाता है। डॉक्टर अनिकेत, आप यहाँ बंधे हुए हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दीदी ने आपको यहाँ बांध दिया, जबकि आप तो हाई रैंक डॉक्टर्स में से एक हैं, वो भी आपको ऐसे बांध रखा है। शौर्य इतना कहकर आगे बढ़ता है, वैसे आपको पता है कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ है? शौर्य अगल बगल देखते हुए डॉक्टर अनिकेत की तरफ बढ़ रहा था। हाँ, मेरे सर को तो खोलो, तब तो बताऊंगा कि कहाँ है तुम्हारा प्रोजेक्ट। मैंने और तुम्हारी बहन ने मिल के तैयार किया था उस प्रोजेक्ट को, मुझे याद है कहाँ रखा है। तुम्हारी बहन कुछ इक्विपमेंट्स भी लाने बाहर गई थी, लेकिन देखो उससे कुछ जरूरी काम आ गया और वो वहीं से बाहर चली गई, मुझे ऐसा बंधा हुआ छोड़कर। और क्योंकि तुम्हारी बहन हाई रैंक डॉक्टर है, इसलिए उसके रूम में कोई आने की हिम्मत नहीं करता उसके लैब में, इसलिए अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बस खोल दो प्लीज़। डॉक्टर अनिकेत शौर्य को देखते हुए कहता है, हाँ खोल रहा हूँ। इतना कहकर शौर्य उस आदमी के पीछे जाकर उसके मुखौटे को खोल देता है, लेकिन अभी भी वो आदमी शौर्य को देख नहीं पा रहा था। शौर्य, मेरे हाथ को खोल रहे हो ना? इतना कहकर डॉक्टर अनिकेत शौर्य को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन शौर्य डॉक्टर अनिकेत के सर को खोलने के बाद पीछे कुछ चीज़ें को ढूंढने लगा था। मिल गया, मेरा प्रोजेक्ट मिल गया। थैंक यू डॉक्टर अनिकेत, आपने और मेरी बहन ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, इससे शायद मैं अब स्कूल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हाँ, मेरा नाम नहीं काटा जाएगा स्कूल से। यस। इतना कहकर शौर्य वहाँ से जाने लगता है। शौर्य, मेरे हाथ को तो खोल दो। डॉक्टर अनिकेत शौर्य को जाते हुए देखते हैं। ओह माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली मैं भूल गया था। इतना कहकर शौर्य जल्दी से अपने उस प्रोजेक्ट को अपने बैग में रखता है और फिर अपने बैग को कंधे पे टांगने के बाद वो डॉक्टर अनिकेत की तरफ बढ़ने लगता है। वो जैसे ही डॉक्टर अनिकेत के हाथ को खोलता है, डॉक्टर अनिकेत शौर्य को पकड़ लेता है। डॉक्टर अनिकेत, आप ठीक तो है ना? क्या आपको दौरे पड़ने की बीमारी है? शौर्य डॉक्टर अनिकेत के इस बिहेवियर से थोड़ा अजीब फील कर रहा था, इसलिए वो डॉक्टर अनिकेत से कहता है। दूसरी तरफ वो आदमी, जो कि असल में दिव्य पत्थर था, वो शौर्य को देख के शॉक्ड था। अजीब बात है, इसकी बहन मेरे होस्ट बनने के लायक थी, लेकिन 50-50% चांस रहते कि मैं उसके बॉडी में घुसने के बाद मरता नहीं, लेकिन ये लड़का ये लड़का तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा काबिल निकला। वो पत्थर शौर्य को देखता और मन ही मन सोचता है। उसके बाद वो आदमी अपनी आंखों को शौर्य की आंख के ठीक सामने कर देता है और शौर्य उसकी आंखों को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ था ही नहीं, सिर्फ सफ़ेदपन के अलावा। तभी उसकी आंखें सफ़ेद रंग से सीधे गोल्डन रंग में साइन करने लगती है और फिर उसमें से गोल्डन रोशनी निकलकर शौर्य की आंखों के अंदर जाने लगती है, जिससे उसकी आंखें तेज़ी से जल रही थी, लेकिन वो चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। इस वक्त अनन्या का लैब अच्छे तरीके से बंद था, जिसके कारण कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। शौर्य दर्द में चिल्लाते रहता है और देखते ही देखते डॉक्टर अनिकेत वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो पूरी तरीके से शौर्य के अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ जैसे ही रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन
अनन्या से कनेक्ट होता है। और डॉक्टर अनन्या, आपका भाई आया है आपसे मिलने। डॉक्टर अनन्या जैसे ही ये सुनती है वो शॉक रह जाती है। क्या मेरा भाई सच में मुझसे मिलने आया है? डॉक्टर अनिकेत, मुझे वापस जाना होगा। मेरे लिए मेरा भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़। मेरा भाई बहुत कम मुझसे मिलने आता है। मुझे उससे, इससे पहले कि डॉक्टर अनन्या और भी कुछ कहती, डॉक्टर अनिकेत उसकी बात समझ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई से कितना ज़्यादा प्यार करती हो। तुम जाओ, बाकी काम मैं कर लूँगा। इतना कहकर अनिकेत वहाँ से चले जाता है। तो दूसरी तरफ अनन्या भी जल्दी से एक टैक्सी बुक करती है और उसमें बैठकर वापस अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुँचते ही वो रिसेप्शनिस्ट को बाहर खड़ा देखती है। मेरा भाई कहाँ है? अनन्या रिसेप्शनिस्ट से पूछती है। शायद वो वापस चला गया, क्योंकि वो बहुत देर से बैठा हुआ था और शायद उसके स्कूल का टाइम भी हो रहा हो, इसलिए वो वापस चला गया। अनन्या जैसे ही ये सारी चीज़ सुनती है वो थोड़ी अपसेट लगने लगती है। ठीक है, तुम वापस अपने काम पे जाओ। अनन्या को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसका भाई उसे मिलने आया और वो वहाँ मौजूद नहीं थी, जिसके कारण अनन्या बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। वो अभी तक बंधा तो हुआ होगा ना, और अगर खुल भी गया तो मुझे नहीं लगता कि वो भाग पाएगा, है ना। अनन्या इतना कहकर जल्दी से अपने लैब की तरफ जाने लगती है। इससे पहले कि वो लैब में पहुंच पाती, लैब के अंदर शौर्य, जो इस वक्त अनन्या को आते हुए देख रहा था, वो थोड़ा डर जाता है और जल्दी से खिड़की से कूद जाता है। तभी शौर्य की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है। ये क्या? ये नहीं नहीं नहीं। शौर्य इतना चिल्लाते चिल्लाते, इससे पहले कि उसका सर जमीन से टकराता, उससे पहले ही शौर्य के आगे का स्पेस टूट जाता है और शौर्य उस स्पेस के अंदर घिंच के चला जाता है। कुछ देर तक उस अजीब से स्पेस में ट्रैवल करने के बाद शौर्य एक रोशनी वाली जगह पर पहुंचता है और इस वक्त शौर्य के हाथ में एक पत्थर मौजूद था जो कि गोल्डन रंग से शाइन कर रहा था। शौर्य को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो पत्थर क्या है और शौर्य के हाथ में क्या कर रहा है, लेकिन शौर्य चाहकर भी उस पत्थर से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर शौर्य के हाथों से चिपका हुआ हो। क्या हो तुम? शौर्य उस पत्थर से पूछता है, लेकिन उस पत्थर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। वो पत्थर कुछ देर बाद शौर्य के हाथ से जंप करता है और जहाँ पर रोशनी दिख रही थी वहाँ चले जाता है। कुछ देर बाद शौर्य भी उस रोशनी से जंप करके एक अजीब सी जगह पहुँचता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। शौर्य को दिखता है कि उसके हाथ का जो पत्थर था उसने किसी के सर पे जाके हिट किया था। एक सफ़ेद बालों वाला आदमी, जिसके सामने एक और आदमी खड़ा था जो कि थोड़ी बुरी हालत में था, उसके हाथ कटे हुए थे, लेकिन शौर्य उस पर ध्यान नहीं देता है। वो देखता है कि उसके हाथ का पत्थर इस वक्त कूद कर उससे अलग जा रहा है, उसी अजीब से सफ़ेद बालों वाले आदमी के पास। शौर्य उसे छोड़कर जल्दी से दूसरी तरफ भागता है, क्योंकि उसे मतलब ही नहीं था, उसे बस जिंदा रहना था और वापस अपनी बहन के पास जाना था। कुछ दिन से सच में मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। शौर्य भागते भागते कुछ दूर आता है, लेकिन इतने ही में शौर्य के ठीक आगे वो पत्थर दोबारा आ जाता है। तुम कौन हो? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? शौर्य उस पत्थर को देखते हुए कहता है। बदले में वो पत्थर थोड़ा सा हवा में उड़ता है और शौर्य के आगे फ्लोट करने लगता है। देखो, मुझे बस वापस अपनी बहन के पास जाना है, मुझे प्लीज़ वापस भेज दो। शौर्य उस पत्थर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है। मैं जानता हूँ शौर्य, तो अपनी बहन से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। असल में जब मैंने तुम्हारी बहन के दिमाग को पढ़ा था तो मैंने देखा था कि वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन तुम, इतना कहकर वो पत्थर दोबारा शौर्य के हाथ में आ जाता है। तुम मुझे पक्का वापस ले जाओगे ना? शौर्य उस पत्थर से पूछता है। बस मेरे कुछ काम बाकी है, उसके बाद मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा, पक्का। वो स्टोन इतना कहकर शौर्य के हाथ में आ जाता है और शौर्य उसे कस से पकड़ लेता है, क्योंकि वो पत्थर से वादा कर रहा था कि वो उसे शौर्य को वापस उसके घर छोड़ देगा। इससे पहले कि शौर्य के आय का स्पेस फिर से टूटता, उसके सामने एक और आदमी आ जाता है। शौर्य उसे देखता है, लेकिन शौर्य इससे पहले कि उससे कुछ कह भी पाता, शौर्य के सामने का स्पेस टूटता है और शौर्य उसमें खिंचा चला जाता है। कुछ देर तक उस अजीब से स्पेस में ट्रैवल करने के बाद शौर्य फिर से एक रोशनी वाली जगह पहुंचता है, जहां पर वो पत्थर फिर से किसी सफ़ेद बालों वाले बूढ़े को हिट करता है, लेकिन इस बार उस पत्थर ने उसके सीने पर हिट किया था और शौर्य को फिर से वही एक आदमी जो पिछली बार दिखा था, वही आदमी एक जगह खड़े होकर दिखता है, जो कि खड़ा खड़ा उस बूढ़े को मरते हुए देख रहा था। वो पत्थर आगे जाकर उस बूढ़े के पाँव पे बैठता है और फिर, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी जल्दी मुझसे बच के भाग जाओगे? इससे ज़्यादा वो पत्थर कुछ नहीं कहता और फिर उसके सामने जो सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा था वो पिघलने लगता है और पिघलने के बाद उसके अंदर से एक अजीब सी स्टोन का टुकड़ा निकलता है, जो कि सीधे निकलकर
दिव्य पत्थर में जाकर जुड़ जाता है। वो पत्थर जैसे ही दिव्य टुकड़े में जुड़ता है, दिव्य टुकड़ा का शेप देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगता है, जैसे वो कोई गोल पत्थर हो। नहीं तो ऐसे तो देखने में लग रहा था जैसे वो किसी सितारे जैसा लग रहा हो, वो भी टूटा फूटा सितारा। श्योर, मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता हूँ, ये तुम क्या सोच रहे हो? श्योर उस पत्थर की बात को सुनने के बाद थोड़ा शॉक रह जाता है। उसके बाद वो पत्थर वही दूसरे आदमी की तरफ देखता है जो कि पहले भी उनसे मिल चुका था। मैं तुम्हारे दिमाग का भी बात पढ़ पा रहा हूँ बेवकूफ़। वो पत्थर उस आदमी को डांटता है और फिर वो जल्दी से शौर के हाथ में कूद कर वहाँ से गायब हो जाता है। चलो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। और कमेंट करके बताना कि किसने किसने उस हीरो को पहचान लिया जो वहाँ खड़ा था बंदा, ठीक है? तो जो पहचान ली हो प्लीज़ जाके कमेंट कर देना कि वहाँ कौन था आखिर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू। एंड कल आएगा अपना वीर का स्टोरी।